गुड आफ्टरनून, माय नेम इज राहुल कुमार। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सीडीपी का कंटेंट बताया था, इसमें पहला जो कंटेंट था विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो मैंने कल पार्ट 1 बताया था और आज मैं पार्ट 2 बताऊंगा। तो आप पहले वाले वीडियो को भी देखें और आज का जो वीडियो ये भी देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि विकास और अधिगम में दोनों के बीच क्या संबंध है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था विकास की अवधारणा, और आज मैं बताऊंगा कि बच्चे जब जन्म लेने के बाद उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, उसमें अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिगम होता क्या है, इसका परिभाषा जानेंगे, और उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अधिगम का जैसे मैंने परिभाषा लिखा है कि अभ्यास या अनुभूति के स्वरूप व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। मतलब शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म जैसे ही लेता है तो वहां से उसकी अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब बच्चे का जन्म होने हो जाता है और जब वैसे ही जन्म होता है तो उसमें अभ्यास की और वो जो सीखता है, उस सीखने से जो उसको अनुभूति होता है उस व्यवहार के फलस्वरूप जो उसमें अस्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है, उसे ही हम अधिगम या फिर हम सीखना कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे लाइनिंग है जो आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे कि अधिगम की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शैशवावस्था में जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और वह मृत्यु तक चलती है, और कुछ विकास ऐसे होते हैं जो मृत्यु तक नहीं चलती, वो शैशवावस्था से वयस्कावस्था आने तक वो पूर्ण हो जाती है और वो रुक जाती है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। आप लोग ये समझ में आ गया होगा शायद, आई होप। अब मैंने जैसे कल लिखाया था कि मानव विकास में बच्चे के कुछ अवस्थाएं होती हैं, तो मैं एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहला है शैशवा अवस्था। तो शैशवा अवस्था मैंने जैसे कल बताया था कि ये जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, या जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और बच्चे की यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे की जो जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चे उसमें ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। शैशवावस्था को नींव की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि बच्चा जब सीखना प्रारंभ करता है, यानी जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था दी गई है वहाँ पे बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि शैशवावस्था को नींव की अवस्था कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि इस अवस्था में बच्चे अनुकरण के द्वारा ज्यादा सीखते हैं। मतलब शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं, एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। जैसे जैसे घर में बड़े करेंगे उसी तरह बच्चे जो है उसको देखकर करना शुरू करते हैं। इसलिए लिखा गया है कि इस अवस्था में बच्चे अनुकरण के द्वारा ज्यादा सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह अवस्था जो होता है भाषा के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा है जन्म से 6 इयर्स का, तो ये भाषा को एक्वायर करने का ज्यादा क्षमता रखता है। कोई भी भाषा हो, जैसे कि अभी हम कोई नया भाषा सीखने के लिए उसके लिए मुझे उससे कुछ सिस्टम प्रोसेस में जाना पड़ेगा, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बीच अगर कोई भी भाषा हम बोलेंगे तो उस भाषा को क्या होता है बच्चा एक्वायर करने लगता है, अर्जन करने लगता है। तो इसलिए ये शैशवावस्था जो होता है वो भाषा के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा अगला पॉइंट है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था से शुरू हो जाती है। बच्चा जो है, क्योंकि बच्चा समाज में रहता है तो समाज में जो भी चीज होता है बच्चा उसे देखने लगता है, उसे अनुकरण करने लगता है। इसलिए लिखा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था से शुरू हो जाती है। एक और पॉइंट है शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का प्रारंभ जो है
शैशवावस्था में ही कर देनी चाहिए। यानी कि बच्चा जो है छोटा है, शैशवावस्था में है, तो लगभग 2-3 साल के बाद जो है बच्चे जो है सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो शिक्षा जो है इस अवस्था में काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था मैंने इसे बताया था कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे में चिंतन करने की, सोचने की, तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है। यानी बच्चा जो है 6 से 12 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, वो बच्चे जो है सोचने समझने की क्षमता उनमें आने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चे में सीखने की गति तीव्र होती है, क्योंकि वो अनुकरण करने लगता है। लेकिन वही जो है बाल्यावस्था में क्या होता है, वो सीखने की गति थोड़ा धीमी होने लगती है। लेकिन सीखने का जो क्षेत्र होता है वो काफी व्यापक होता है, बड़ा होता है। यानी कि शैशवावस्था में जितना बच्चा सीखता है तो उससे कुछ बड़ा सीखने के लिए मिलता है बाल्यावस्था में। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है किशोरावस्था। और तीसरा पॉइंट है किशोरावस्था में विकास और अधिगम। इसे मैंने लिखा है कि यह अवस्था बहुत कठिन अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास में परिवर्तन होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था जो होता है उसमें बच्चे का जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनमें सोचने की शक्ति का विकास जो है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन होने लगता है। तो ये हो गई किशोरावस्था की बात। अब मेरा फोर्थ है वयस्कावस्था में विकास और अधिगम। तो यह अवस्था जो है 18 से मृत्यु तक होता है, जिसे हम वयस्क कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे वयस्क हो जाते हैं, उनमें सोचने समझने की पूर्ण रूप से आ जाती है एवं वह कोई भी फैसला खुद से ले सकता है। यह मेरा अंतिम अवस्था है वयस्कावस्था। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको लिखता हूँ। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे लाइनों में पूछे जाते हैं, जो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज याद रखना है। जैसे कि मैंने लिखा है संवेदनात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। संवेदनात्मक का मतलब होता है इमोशंस, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में इमोशंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किशोरावस्था में लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि किशोरावस्था में जितने तीव्र से लड़के बढ़ते हैं उसकी अपेक्षा जो होता है लड़कियों का शारीरिक विकास ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी होता है। तीसरा पॉइंट है कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। ये आपको ये लाइनिंग सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। और किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को तूफान की भी अवस्था कहा जाता है। 5वां पॉइंट, बालकों के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो समाज की होती है। लेकिन प्राथमिक भूमिका पहले किसकी होती है, तो परिवार की होती है। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि बालकों में प्राथमिक जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, तो परिवार की होती है। द्वितीयक भूमिका किसकी होती है, तो समाज की होती है। ये आपको याद रखना है। और बाल विकास में जितने भी विकास होते हैं वो सारे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो बाल विकास में जैसे लिखा है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्ति विकास, भाषा विकास, और भी जितने सारे विकास होते हैं वो सारे के सारे बाल विकास के अंतर्गत होते हैं। तो मैंने पहला जो टॉपिक था विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ये लास्ट था। और फिर मैं इसका कल दूसरा टॉपिक होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आया होगा।
आप एक दो बार अगर इसे देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और पूरा रूप से समझ भी हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, थैंक यू।